Good morning, everybody. Our today's topic is infectious diseases और इसमें हम आज बात करेंगे डिप्थीरिया की। जितने भी संक्रामक रोग हैं और जो जीवन के प्रारंभ में पाए जाते हैं उनमें डिप्थीरिया भी एक बहुत घातक या संक्रामक रोग है। इसको हम एक तीव्र संक्रामक और संचारी रोग की श्रेणी में मानते हैं, जिसका रोग उत्पादन करने वाला या रोग को पैदा करने वाला जो जीवाणु है वो कहलाता है कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थरी। कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थरी जो कि एक बैसिलस प्रकार का बैक्टीरिया है, दंडाणु है। इसका आक्रमण साधारणतया या मुख्यतः ग्रसनी में, टॉन्सिल्स में, नाक में और स्वर यंत्र पर में होता है। ठीक है, ग्रसनी जिसको हम फेरिंग्स कहते हैं, टॉन्सिल्स आप सब जानते हैं, और नाक और स्वर यंत्र जिसको हम लैरिंग्स कहते हैं, वहाँ पर इसका आक्रमण मुख्य तौर पर होता है। वहाँ पर ये एक सफ़ेद और पीले रंग या स्लेटी रंग की झिल्ली या आवरण बना देते हैं और इसी आवरण में हजारों की संख्या में जीवाणु पाए जाते हैं, जिनकी वृद्धि से विशेष प्रकार का विष, जहर उत्पन्न होता है और इसे हम जीव विष भी कहते हैं। इसमें बहुत तीव्र दुर्गंध पाई जाती है और आसपास के तंतु सूज जाते हैं, उसमें स्वेलिंग आ जाती है। यह विष पूरे शरीर में फैल सकता है, पर जीवाणु उसी आवरण या झिल्ली में रहते हैं, इसलिए विष या एक्सोटॉक्सिन कहते हैं। सर्वप्रथम यह टॉन्सिल, नाक, ग्रसनी, स्वर यंत्र पर आक्रमण करता है और इसके बाद आँख, कान और जननेंद्रियों पर भी आक्रमण कर सकता है। किशोरावस्था तक यह आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। बच्चों में इसके होने की संभावना अधिक होती है, लेकिन 6 माह की आयु तक, यानी जन्म से 6 माह की आयु तक बच्चे प्रतिरक्षित रहते हैं और इसका जो प्रसार है वो ठंड के दिनों में, यानी अगस्त टू मार्च के बीच में इसका आक्रमण आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। जो इसके जीवाणु हैं कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थरी की जो हम बात कर रहे थे, ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला है इसमें कॉर्नी डिप्थरी ग्रेसिव, कॉर्नी डिप्थरी ग्रेसिव। दूसरा है कॉर्नी डिप्थरी माइटिस, कॉर्नी डिप्थरी माइटिस। और जो तीसरा प्रकार है इसका वो है कॉर्नी डिप्थरी इंटरमीडियस, कॉर्नी डिप्थरी इंटरमीडियस। और इन तीनों में जो सबसे तीव्र रोग उत्पन्न करता है वो होता है पहले प्रकार का, यानी कॉर्नी डिप्थरी ग्रेसिव। जो इंटरमीडियस कॉर्नी डिप्थरी है ये आपका लगभग अप्रभावी होता है और जो इंटरमीडिएट तो जो होता है वो आपका मध्यम प्रकार का होता है और जो माइटिस है, थर्ड टाइप है, वो आपका अप्रभावी होता है। लेकिन तीनों ही हानिकारक हैं। इनका जीव विष जो होता है वो एक प्रोटीन प्रकार का होता है और इसके जीवाणु पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक के प्रति संवेदनशील होते हैं और उसकी उपस्थिति में मर जाते हैं। ताप और रासायनिक पदार्थों से भी इन्हें नष्ट किया जा सकता है। तो जो डिप्थीरिया के रोगी होते हैं उनको पेनिसिलिन दी जाती है। जहाँ तक इसके प्रसार की बात है तो रोगी या रोगवाहक व्यक्ति द्वारा इसका प्रसार होता है। उनके नाक और मुंह के स्त्राव, रोगी के बर्तन और अन्य दूषित वस्तुओं, रुमाल, तौलिया, थूकदान, पीकदान, थर्मामीटर, खिलौने, पेंसिल आदि द्वारा इसके जीवाणुओं का प्रसार होता है। इस रोग का संक्रमण काल यानी इन्फेक्शियस जो पीरियड है वो 14 to 28 डेज, 14 से 28 दिन तक का होता है। और जो इनका उद्भवन काल है
वो है आपका 2 to 5 डेज, 2 से 5 दिन तक इसके जीवाणु सक्रिय होते हैं। जिन मार्गों से ये हमारे शरीर में प्रवेश करता है वो है श्वसन नलिका द्वारा जीवाणु शरीर में प्रवेश पाते हैं, और कई बार त्वचा द्वारा, और कई बार घाव, कटने फटने, कोई व्रण, अल्सर है, उनसे भी ये जीवाणु जो हैं हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। बात आती है इनके लक्षणों की। तो इसके जो लक्षण हैं, तो सर्वप्रथम बच्चे में आलस्य और सुस्ती दिखाई देती है, सिर दर्द रहता है, चक्कर आते हैं, जी मिचलाता है, कई बार वमन जैसा भी लगता है, यानी उल्टी भी हो सकती है। रोगी आहार यानी भोजन के प्रति उदासीन हो जाता है, उसको भोजन अच्छा नहीं लगता। दूसरे दिन या उसके बाद में टॉन्सिल पर आवरण बनने लगता है, जो जिस झिल्ली की हमने बात कही थी वो ये टॉन्सिल के ऊपर बनने लगती है, और धीरे धीरे वो उसमें वृद्धि होने लगती है। टॉन्सिल को ढकने के बाद ये ग्रसनी पर भी आक्रमण करते हैं। इसके जीवाणु जो हैं वो टॉन्सिल को पहले कवर कर लेते हैं और उसके बाद ग्रसनी पर यानी फेरिंग्स के ऊपर भी ये अपना आक्रमण करने लगते हैं, जिसकी वजह से जो आवरण होता है उसके आसपास सूजन आ जाती है और वहाँ पर जलन होने लगती है और लाल हो जाता है। साथ ही साथ जो सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम है वो है बच्चे को निगलने में कठिनाई होने लगती है, कोई भी चीज़ वो निगल नहीं पाता, और जो ज्वर भी उसमें होने लगता है, लेकिन ज्वर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक नहीं रहता, हल्का बुखार रहता है। मुंह और नाक से तीव्र दुर्गंध आती है। नाक तक आवरण के फैल जाने पर नासिका स्राव, रक्त व पस मिश्रित आता है, यानी जो झिल्ली बननी शुरू हुई थी, जो आवरण बन रहा था, वो फैल करके नाक तक पहुंच जाता है, जिससे नाक में से रक्त स्राव होने लगता है और साथ ही साथ उसके साथ में पस भी आने लगता है। इसका जो जीव विष है वो संपूर्ण शरीर में फैलकर कई लक्षण उत्पन्न करता है, और तीव्र विष से 1 सप्ताह के अंदर ही बच्चे की मृत्यु हो जाती है। विष का प्रभाव हृदय की मांसपेशियों पर भी पड़ता है, जिससे पेशियों की क्षमता और गति कम होकर हृदय को निष्क्रिय भी बना सकती है। नाड़ियों पर भी इसका कुप्रभाव होता है और कई बार लकवा भी हो जाता है, पक्षाघात हो जाता है। एंटीबायोटिक्स से, यानी एंटीबायोटिक्स की बात हमने करी थी, पेनिसिलिन आदि के प्रयोग से ये आवरण स्वयं ही कुछ दिनों में गलकर ठीक हो जाता है। यानी अगर डिप्थीरिया हो जाता है तो वैसे तो ये मृत्युजनित रोग हैं अब, लेकिन आज जो विज्ञान ने तरक्की की है उसके साथ साथ हम ये कह सकते हैं कि ये इसका उपचार संभव है। तो अगर हम वैक्सीनेशन करा देते हैं बच्चे का तो इसको ये रोग होने की संभावना नहीं रहती, और 6 महीने तक ये स्वतः ही प्रतिरक्षित रहते हैं। और 6 महीने के पहले पहले हम इनको 3 टीकों की डोज देते हैं, जिसकी वजह से ये ताउम्र डिप्थीरिया से बचे रह सकते हैं। और यदि कोई आपकी नज़र में कोई इस तरह का बच्चा आ जाता है तो आपको तुरंत उसकी सूचना अस्पताल में देनी चाहिए, और उनको जो ट्रीट किया जाता है वो एंटीबायोटिक से ट्रीट करते हैं, जिससे कि उनके जो गले में या नाक तक जो झिल्ली बन गई है, जो आवरण बन गया है, वो गलकर ठीक हो जाता है। प्रिवेंटिव जो मेजर्स हैं, इसके निरोधक जो उपाय हैं, तो इसमें परिवार और विद्यालय में हर 3 माह में परीक्षण का कार्यक्रम चलाया जाना चाहिए। पहले इस तरह के चेकअप्स हुआ करते थे, आजकल तो अब हम काफ़ी अवेयर हो गए हैं, टीकाकरण करवा लेते हैं तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन एक ये बहुत अच्छा सा है कि आप स्कूल और फैमिलीज़ का ही आप सर्वे करवा लीजिए, उनका परीक्षण करवा दीजिए, तो अगर कोई इस तरह का केस है भी तो वो तुरंत पकड़ में आ जाएगा। इसी प्रकार इसमें क्या करते क्या हैं, गले और नाक के स्राव को रुई पर लेकर उसका कल्चर करके परीक्षण किया जाता है। जैसे अभी आप देख रहे हैं कोरोना के अंदर भी नाक और गले से ही स्वैब के ऊपर सैंपल लेकर के परीक्षण करते हैं, ठीक उसी प्रकार से इसमें भी नाक के स्राव को या गले के स्राव को रुई पर लेकर उसका कल्चर करके परीक्षण किया जाता है। इसमें 2 तरह की परीक्षाएं होती है, एक होता है शीक टेस्ट
और दूसरी होती है स्वाब परीक्षण। शीख परीक्षण में व्यक्ति की रोग क्षमता का पता चलता है, यानी उसमें कितनी अब प्रतिरोधक क्षमता है उसका पता चलता है। साथ ही प्रतिरक्षण के बाद उसकी सफलता का भी इस परीक्षण से पता चल जाता है। रक्त के प्रति मिलीलीटर में एंटीटॉक्सिन यदि 0.03 इकाई से अधिक हो तो परीक्षण नकारात्मक कहलाता है, यानी इससे अधिक होने पर पॉजिटिव है और इससे कम होने पर वो नेगेटिव माना जाता है। इसमें व्यक्ति के हाथ के आगे के हिस्से में फोर आर्म पर निश्चित मात्रा में टॉक्सिन का टीका लगाया जाता है। और स्वाब परीक्षण में क्या कहते हैं? स्वाब परीक्षण में जीवाणुओं को रुई पर लेकर उनका कल्चर किया जाता है, संवर्धन किया जाता है। इससे उनकी प्रकृति के साथ साथ उनके प्रकार और तीव्रता का भी पता लगाया जा सकता है। तो एक तो यह है कि शीघ्र निदान और उसका उचित उपचार किया जाए। दूसरा निरोधक उपाय है कि अधिसूचना और पृथक्करण। तो अगर कोई व्यक्ति रोगी है तो उसकी आपको अधिसूचना हॉस्पिटल में डॉक्टर को देनी चाहिए और रोग मुक्ति तक व्यक्ति को या रोगी को अलग रखने की क्योंकि आवश्यकता होती है, तो उसको अलग रखें जब तक कि उसका स्वाब परीक्षण नकारात्मक नहीं आ जाता। ठीक वैसे ही जैसा कि हम अभी कोरोना में रूल फॉलो कर रहे हैं कि जब तक उसकी नेगेटिव रिपोर्ट नहीं आ जाती हम उसको आइसोलेशन में पृथक्करण करके रखते हैं, इसी प्रकार से इसमें भी एक किया जाना चाहिए। तीसरा इसका है विसंक्रमण और सर्वेक्षण। विसंक्रमण यानी उनको सभी को जीवाणु मुक्त करना। तो जितनी भी संक्रामक वस्तुएं हैं उनको नष्ट कर देना। जैसे अगर उसने रुई का प्रयोग किया है रोगी ने, या कोई अन्य कोई अपशिष्ट पदार्थ हैं कोई इस तरह के जो उसके अनुपयोगी हैं और उसने प्रयोग में लेने के बाद में जिनको फेंकना है तो उनको नष्ट करना चाहिए। और रोगी के स्त्राव को गाड़ देना चाहिए, मिट्टी में खोदकर उसको थूक आदि को बलगम को उसको उसमें गाड़ देना चाहिए या जला देना चाहिए। और रोगी के कमरे को पूर्णतः निसंक्रमित कर देना चाहिए। जहाँ तक इसके प्रतिरक्षण की बात है, इम्यूनाइजेशन की बात है, तो आप सब जानते हैं कि जन्म के बाद शिशुओं को तीसरे, चौथे और 5वें महीने में डीपीटी का मिश्रित टीका लगाया जाता है। यहाँ डीपीटी से मतलब है डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटेनस टॉक्सॉइड। तो टिटनस के बारे में हमने पहले पढ़ा था पिछले चैप्टर में, वहाँ पर भी यही बात कही थी हमने कि टिटनस टॉक्साइड का टीका लगाया जाता है। आजकल ये टीका 1.5, 2.5 और 3.5 महीने पर लगता है। इसकी जो बूस्टर डोज है, ये तीनों टीके लेने के बाद में स्कूल जाने से पूर्व यानी लगभग 5 साल की उम्र में इसकी पहली बूस्टर डोज लगाई जाती है। और महामारी के समय प्रत्येक स्कूल, छात्रावास, अनाथालय, अस्पताल आदि में बच्चों को प्रतिरक्षी टीका लगवा देना चाहिए। इस टीके को ट्रिपल एंटीजन भी कहते हैं। ट्रिपल एंटीजन यानी ये 3 तरह के संक्रामक रोगों से हमारी रक्षा करता है। कौन कौन सी? डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस एंड टेटनस। तो ये है जानकारी आपके आई एम श्योर आपको समझ में आ गया होगा। और आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही हो तो आप इसमें पूछ सकते हैं। अगली क्लास में हम नेक्स्ट संक्रामक रोग के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।